इसको आप मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हो, ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, ठीक हो गई बात, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो बेसिक क्वेश्चन आता है इसके अंदर वो ये आता है आप लोगों को कि ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स थे क्या। क्या क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, व्हाट वर द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स में आएगा। व्हाट वर द मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड एमसी रिफॉर्म्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, 4 मार्क्स के अंदर। और दूसरी जो कैटेगरी का क्वेश्चन आ सकता है आपको वो ये आ सकता है कि डिस्क्राइब द मेन टर्म्स ऑफ मॉन्टफोर्ड या मोंटेग्यू-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, दिस कैन ऑल्सो कम फॉर 4 मार्क्स। अच्छा, अब ये थे क्या, किस तरीके से आए और क्या चीजें हुई, हम इसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली चीज डेट, यहाँ पे मैंने आपको बताया टाइमलाइन बनाते हुए, व्हेन आई मेड द टाइमलाइन, अच्छा नहीं लिखा नहीं है मैंने, अगला जो इवेंट है लखनऊ पैक्ट के बाद 1919 के अंदर, दैट इज कॉल्ड मॉन्टफोर्ड, पहला इवेंट 1919 के अंदर क्या है, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब ये क्या थे, डेट, सबसे पहले वी विल राइट द डेट, कब आए, 1919 में आए, कब आए, 1919 में आए। किसने निकाले बेटा, इस वक्त इंडिया का जो वायसरॉय था, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनको लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सेंट दैट यू आर यूजिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। इस वक्त वायसरॉय कौन थे, वायसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। और सेक्रेटरी साहब जो थे, ठीक है, सेक्रेटरी ही वाज मोंटेग, ठीक है, MONTAGUE, ठीक है। लॉर्ड मोंटेग वाज द सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया एंड वायसरॉय वाज लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स के टाइम पे सेक्रेटरी कौन थे, जॉन मोल्डे, और वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। इन दो बंदों ने मिलकर, दे वर्कड टुगेदर, इन दो बंदों ने मिलकर ये सीरीज बनाई रिफॉर्म्स की, जिसको क्या कहा जाता है, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। These two people were responsible to make these reforms ताकि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन मिल सके। बेटा जो भी रिफॉर्म्स आते हैं, चाहे वो मोल्डे मिंटो हो, चाहे वो मॉन्टफोर्ड हो, उनका जो एजेंडा होता है ना, उनका जो काम होता है वो क्या होता है, इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन देना, इंडिया को एक सेट ऑफ रूल देना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। अच्छा, अब जो टेक्निकल पार्ट है, ये पार्ट तो आपको कहीं से भी मिल जाता, हो भी जाता आपसे। अब जो टेक्निकल पार्ट है जिसके ऊपर टीचर मेहनत नहीं करते, वो ये है इसकी मेन टर्म्स क्या थी, लिखवाना, बच्चे को रटवा देना नहीं। अब आप कोशिश कीजिएगा समझने के लिए कि इनकी मेन टर्म्स क्या थी, किस तरीके से, क्या प्रोपोजल्स थे क्या एक्चुअली, ठीक है। देखो देखो, पहली जो मेन टर्म थी अपने पास, इसको ज़हन में रखो, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, लिखो अपने पास। पहली मेन टर्म क्या है, बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं ये क्या था, ठीक है। बाय कैमरल लेजिस्लेचर वाज एस्टैब्लिश्ड, इंडिया के अंदर पहली मर्तबा बाय कैमरल लेजिस्लेचर स्टैब्लिश किया मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स ने, ठीक है। किसने स्टैब्लिश किया इंडिया के अंदर पहली मर्तबा बाय कैमरल लेजिस्लेचर, इट वाज approved, it was put in action by Montfort reforms, किसने किया, by Montfort reforms। अब ये बाय कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, आज अगर आप पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान में 2 हाउसेज हैं, देयर आर 2 हाउसेज ऑफ गवर्नमेंट, 2 हाउसेज। बाय का मतलब होता है 2, ठीक है, बाय मींस 2 हाउसेज। एक है हमारे पास अपर हाउस, एक का क्या नाम है बेटा, एक होगा अपर हाउस और दूसरा होगा लोअर हाउस। क्या होगा, दूसरा होगा आपके पास लोअर हाउस। बाय कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, अपर हाउस होगा और लोअर हाउस होगा। ये बिल्कुल इजीएस्ट ऑफ वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 हाउसेज होंगे, बाय मींस 2, एक आपके पास होगा अपर हाउस और एक आपके पास क्या होगा, लोअर हाउस। अपर हाउस का जो नाम होगा, अपर हाउस का जो नाम होगा वो होगा काउंसिल ऑफ स्टेट,
क्या नाम होगा? काउंसिल ऑफ स्टेट। और जो लोअर हाउस होगा उसका नाम होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लोअर हाउस होगा उसका नाम होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आ गई बात? अपर हाउस का क्या नाम होगा? अपर हाउस का नाम होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। और लोअर हाउस का नाम होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। कितने साल के लिए आएंगे, ठीक है, यानी कितने साल के लिए इनमें लोग अपॉइंट होंगे? 5 इयर्स। अपर हाउस के अंदर कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे? 5 इयर्स। अपर हाउस के अंदर 5 इयर्स, लोअर हाउस के अंदर 3 इयर्स। ठीक हो गई बात? टोटल मेंबर्स कितने होंगे? टोटल मेंबर्स अपर हाउस के अंदर लिखे अपने पास 60 मेंबर्स होंगे। अपर हाउस के अंदर कितने मेंबर्स होंगे? 60 मेंबर्स होंगे। अपर हाउस का नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। डज दैट मेक सेंस? ये इस पूरे निजाम को कलेक्टिवली आसान जबान में क्या बोला जाता है? बाइकैमरल। ठीक हो गई बात? क्या बोला जाता है? बाइकैमरल। हाँ आपको, ठीक है, कलेक्टिवली। अच्छा, अब एक छोटी सी और बात बेटा, ये जो मेंबर्स है ना, मेंबर्स, अभी ये आप सिर्फ समझे, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपको याद क्या करना है। बेटा ये जो मेंबर्स थे ना, ये 2 तरीके से थे। एक इलेक्शंस वोट लेके आते थे, इलेक्टेड, और एक वो होते थे जिनको ब्रिटिश लाती थी, ब्रिटिश के बंदे, नॉमिनेटेड। कितने बंदे होते थे? एक वो होते थे जो इलेक्शन के जरिए आते थे, और एक वो होते थे जो नॉमिनेटेड होते थे। एक वो होते थे जो इलेक्शन के जरिए आते थे, और दूसरे कौन से होते थे? जो जो क्या होते थे? नॉमिनेटेड। अपर हाउस के अंदर 33 मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे। 33 कौन से थे? 33 इलेक्टेड थे। और बाकी के जो 27 है वो नॉमिनेटेड थे। वो कौन से थे? वो नॉमिनेटेड थे। ठीक हो गई बात? लोअर हाउस के अंदर टोटल आपके पास 145 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे टोटल? 145 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे आपके पास लोअर हाउस के अंदर? 145 मेंबर्स थे। 104 उसमें से इलेक्टेड थे। 104 क्या थे? इलेक्शंस के जरिए आएंगे, ठीक है। और बाकी के जो रिमेनिंग है आप माइनस करा लो, कितना आ जाएगा? 45 आएगा, ठीक है। हाँ 40 नहीं, 41 आएगा। 41 जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे। 41 जो होंगे वो क्या होंगे बेटा? वो नॉमिनेटेड होंगे। समझ में आ गई बात? अब ये मजे लेके आपको समझना था कि निजाम उस वक्त इंडिया का किस तरह, इंडिया की गवर्नमेंट डेवलप हो रही थी। अच्छा, अब इसमें याद करने वाली क्या बात है? बस इतना जुमला जो मैंने यहाँ लिखा है शॉर्ट करके, बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाज, बस ये याद कर ले, खुश हूं मैं इसी में। बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाज एस्टैब्लिश्ड। 2 हाउसेस थे, अपर हाउस और लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आ गई ये पहली चीज? दिस वाज द फर्स्ट रिफॉर्म दैट वाज प्रपोज्ड। अब अगला रिफॉर्म भी बड़े मजे का है, ठीक है, उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला जो रिफॉर्म है, ठीक है, चले नीचे कर लेते ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ने इसके ऊपर 4 मार्क का सवाल भी पूछा है। एग्जामिनर ने पास पेपर के अंदर इसके ऊपर सवाल किया है, व्हाट वाज द डायआर्की। किस चीज के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं? डायआर्की। देखो, डाय का मतलब होता है टू। डाय का क्या मतलब होता है? टू। आर्की का क्या मतलब होता है बेटा? आर्की का मतलब होता है रूल। क्या मतलब होता है? रूल। तो लिटरली इसका मतलब क्या बन गया? टू रूल। लिटरली डायआर्की का क्या मतलब बन गया? टू रूल। रिफॉर्म क्या था बेटा? रिफॉर्म ये था, डायआर्की वाज इंट्रोड्यूस्ड, डायआर्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस। डायआर्की कहां इंट्रोड्यूस की गई थी? प्रोविंसेस। कहां पर इंट्रोड्यूस की गई थी? डायआर्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस। अब इसका मतलब क्या था, इस पे काम कैसे होता था, ये समझने की कोशिश कीजिए। डायआर्की के अंदर बोला गया, गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के पास बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं ना, बहुत सारे अथॉरिटीज होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो डायआर्की के अंदर बेटा ये बोला गया, 2 रूल होंगे। एक तरफ, ऑन वन हैंड आपके पास होगा रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। क्या होंगे आपके पास? रिजर्व सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? सब्जेक्ट्स का मतलब है मैटर्स, जो गवर्नमेंट के मैटर्स हैं। और दूसरी तरफ आपके पास होंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। क्या होंगे?
दूसरी तरफ बेटा आपके पास क्या होंगे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ये अपने पास जॉट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तरफ आपके पास क्या होगा बेटा, एक तरफ आपके पास होंगे रिजर्व सब्जेक्ट्स, क्या होंगे आपके पास, रिजर्व सब्जेक्ट्स। दूसरी तरफ आपके पास क्या होगा, दूसरी तरफ आपके पास होगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक हो गई बात। ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे ये किसके हाथ में होंगे, ब्रिटिश इनको अपने हाथ में रखेगी, लेकिन अपने पास दे विल बी इन द हैंड्स ऑफ, दे विल बी इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, यानी आसान जबान में, आसान जबान में इन मैटर्स को कौन कंट्रोल करेगा, ब्रिटिश का लाया हुआ गवर्नर, ब्रिटिश का लाया हुआ गवर्नर। ठीक है, और ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे ये इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में होंगे, इन द हैंड्स ऑफ, इन द हैंड्स ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स। ये किसके हाथ में होंगे बेटा, ये हाथ में होंगे इंडियन मिनिस्टर्स के। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे इनके अंदर कौन कौन सी बातें थी, रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती थी, ये थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो हो। रिजर्व जो आपके सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, वो किसके हाथ में थे, गवर्नर, गवर्नर को। अच्छा, ये जो गवर्नर था इसको कौन अपॉइंट करता था, ब्रिटिश। और ये जो इंडियन मिनिस्टर्स थे ये कैसे आते थे, थ्रू इलेक्शंस। ठीक है, समझ में आ गई बात। रिजर्व सब्जेक्ट्स गवर्नर के हाथ में थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में थे। ठीक है, अच्छा, अब रिजर्व जो सब्जेक्ट्स थे इसके बारे में आपको जो बात याद रखनी है, ये मेन चीजें थी, और ये जो है वो लेस इंपॉर्टेंट या लोकल चीजें थी। समझ में आ गई बात। फॉर एग्जाम्पल लोकल एजुकेशन, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसी ऐसी छोटे जो मसले मसाइल थे ये गवर्नर साहब ने बोला ये जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं मेरे अंडर में ये लोग संभालेंगे। बड़ी बड़ी चीजें जो है ना वो मैं खुद के हाथ में रखूंगा, ठीक है, और वो मैं खुद चलाऊंगा, जैसे रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू का निजाम हो गया, जितना भी नोटें जमा होती थी, प्रेस सिस्टम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, जस्टिस है, पुलिस सिस्टम है, कोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें मैं खुद चलाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डायआर्की। ये क्या कहलाता है। अच्छा, एक बात जो मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ये डायआर्की कौन से लेवल के ऊपर आया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ, अभी हम आगे चल के जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे एक चीज थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, उसके अंदर भी डायआर्की आई थी, प्रोविंशियल से हटा दी गई थी और सेंट्रल लेवल के ऊपर लगाई गई थी। सही है, ये मैंने अभी आपको ऐसे ही बताया है, ये हम बाद में पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, अच्छा, अब ये पूरी जो हमने बात की इसके ऊपर खास बात ये है, इसके ऊपर आप लोगों को 4 मार्क्स का भी सवाल आता है, व्हाट वाज द डायआर्की, इसमें आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। आर वी क्लियर ऑन दिस। ठीक है, आगे चले, थर्ड चीज, थर्ड रिफॉर्म के ऊपर आ जाए। लेट्स कम टू द थर्ड रिफॉर्म। ठीक है, थर्ड प्रपोजल ये था, मुसलमानों को क्या दिए जाएंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बिल्कुल आसान करके हम इसको याद करेंगे इन रिफॉर्म्स को, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे। ठीक है, चौथा, वायसरॉय के पास कंप्लीट पावर होगा, वायसरॉय के पास कंप्लीट पावर होगा, फुल पावर होगा टू पास एनी बिल, वो अपनी मर्जी से कोई सा भी बिल या लॉ पास कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी लॉ या बिल पास कर सकते हैं, ये किसके पास पावर होगा, ये पावर होगा वायसरॉय साहब के पास। ठीक है, अच्छा, पांचवा, नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज किए गए थे। ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज किए गए, नंबर ऑफ वोटर्स वर इंक्रीज्ड। ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स को क्या किया गया था, इंक्रीज किया गया था। तकरीबन 5.5 मिलियन इंडियंस को कहा गया था आप वोट कर सकते हैं, 5.5 मिलियन इंडियंस को कहा गया था कि आप वोट कर सकते हैं। डज दैट मेक सेंस, आर वी क्लियर ऑन दिस। ठीक है, तो ये जो थे वो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के मेन टर्म्स थे। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें थी, जैसे इंपीरियल काउंसिल था, उसके अंदर कितने लोग अपॉइंट होंगे, कितने साल के लिए होंगे, बट हमें अपने आंसर के लिए कितनी मेन टर्म्स याद होनी चाहिए, और जिस ऑर्डर में लिखी है प्लीज कोशिश करके उसी ऑर्डर में लिखिएगा, उसके पीछे एक रीजन है।
समझ में आ गई बात? ये थे मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स। अच्छा, यहाँ पर ये मेन टर्म्स थी, इसके ऊपर 2 सवाल आते हैं। क्या इंडियंस ने इन टर्म्स को एक्सेप्ट किया होगा? क्या इंडियंस ने, एक बार आप टर्म्स के ऊपर नजर दौड़ा लें, क्या इंडियंस ने इन टर्म्स को एक्सेप्ट किया होगा? नहीं किया। एक क्वेश्चन अपने पास प्लीज जॉट डाउन करें, उसका आंसर इसी ऊपर में, ऊपर जो रिफॉर्म्स लिखे हैं इसी में से निकल आएगा। Why were Montfort reforms objected? Why were Montfort reforms objected? इनको ऑब्जेक्ट क्यों किया गया? दिस विल कम फॉर 7 मार्क्स। ये कितने मार्क्स के अंदर आएगा आप लोगों को? 7 मार्क्स के अंदर। के मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स के पीछे इसको ऑब्जेक्ट क्यों किया गया? ठीक है, देखो वही पैटर्न रहेगा। P1 में रीजन नंबर 1 आएगा, P2 के अंदर रीजन नंबर 2 आएगा, P3 के अंदर रीजन नंबर 3 आएगा। सही हो गई बात? पहला, डायरकी की वजह से ओपोज किया गया। भाई आप देख लो, मेन पावर किसके हाथ में? ब्रिटिश के हाथ में। दूसरा रीजन अपोजिशन का, सारे मेन पावर और किसके पास थी अल्टीमेट अथॉरिटी? वायसरॉय के पास थी अल्टीमेट अथॉरिटी। यानी इंडियंस का अभी भी रोल क्या था? खाली एडवाइजरी। इंडियंस का रोल क्या था? अभी भी खाली एडवाइजरी। ठीक हो गई बात? अच्छा, थर्ड रीजन ऑफ ऑपोजिशन, तीसरा रीजन आप ये दे सकते हो, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स को अपोज इस वजह से भी किया गया, अभी भी इतनी बड़ी इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से सिर्फ कितने लोग वोट कर सकते हैं? एक सर्टेन अमाउंट, ठीक है, लेस नंबर ऑफ, लेस वोटिंग राइट्स, 2% इंडिया की पॉपुलेशन को अलाउ किया गया था आप वोट करें। कितना? ओनली 2%। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? अच्छा, टोटल इंडिया की पॉपुलेशन उस वक्त थी 250 मिलियन, और उसमें से तकरीबन, जैसा मैंने आपको बताया, 5.5 मिलियन को अलाउ किया गया था कि आप वोट करें। ये 3 रीजंस थे मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स को ऑब्जेक्ट करने के लिए। डायरकी लिखेंगे आप, फर्स्टली डायरकी वाज द रीजन, ठीक है, उसको पूरा बताओगे, क्योंकि मेन पावर्स ब्रिटिश के अपॉइंटेड गवर्नर के पास थे, इंडियंस के पास नहीं थे। फिर आप बताओगे वायसरॉय के पास अभी भी अल्टीमेट पावर था, वो कोई भी बिल पास कर सकता था। इंडियंस का जो रोल था वो एडवाइजरी था। इंडियंस को ज्यादा राइट्स चाहिए थे, क्योंकि इंडिया मुल्क ही किसका था? इंडियंस का था। और यहाँ पर इंडियंस का मतलब हिंदूज नहीं है, यहाँ पर इंडियंस का मतलब दोनों है, मुसलमान और हिंदूज। ठीक है, आज के लिए आखिरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लास्ट थिंग, ये भी 7 मार्क्स के अंदर आप लोगों को टेस्ट होता है, प्लीज लिखिए अपने पास। Why were Montfort reforms introduced in India? ठीक हो गई बात? मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? Why were Montfort reforms introduced in India? 7 मार्क्स के अंदर। आखिरकार मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स को इंडिया के अंदर भेजा क्यों गया? ठीक है, वही तरीका रहेगा। फर्स्ट रीजन, पहला रीजन, बेटा ब्रिटिश की पॉलिसी थी, ब्रिटिश की क्या पॉलिसी थी? हर 10 साल में रिफॉर्म्स आफ्टर एवरी 10 इयर्स। पिछले रिफॉर्म्स कब आए थे? 1909 में। 1909 के बाद 10 साल हो गए ना, रिफॉर्म्स आफ्टर एवरी 10 इयर्स। तो इस पॉइंट को मेंशन करते हुए आप ठीक तरीके से डेवलप करके लिखोगे अपनी बात कि भाई जो प्रीवियस रिफॉर्म्स थे वो कब आए थे और कौन से थे? 1909 के अंदर आए थे, और क्या नाम था? मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स। ये पहला रीजन था, ठीक है। अच्छा, दूसरा रीजन मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स को भेजने का वो ये था कि भाई थोड़ी सी अगर मैं आपको यहाँ पर ग्लोबल हिस्ट्री बताऊं, हालात बताऊं, तो बेटा हालात ये चल रहे थे इस वक्त कि वर्ल्ड वॉर 1 जस्ट खत्म हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड क्या था? वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड था 1914 से 19, ये हम चैप्टर नंबर 7 में भी डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 का क्या टाइम पीरियड था? 1914 से लेके 1919 तक। वर्ल्ड वॉर 1 जस्ट खत्म हुई थी। तो बेटा इसका क्या इंपैक्ट निकला था? इसका इंपैक्ट ये निकला था कि ब्रिटिश रिफ्रेश थी या बिल्कुल थकी हुई थी?
बिल्कुल थकी हुई थी। ब्रिटिश वर टायर्ड, किस किस तरीके से इकोनॉमिकली और उनके सारे कंडीशंस बिल्कुल गिरे हुए थे। तो ऐसी कंडीशंस में चूंकि ब्रिटिश की ये हालत थी, बिल्कुल थके हुए थे, तो ब्रिटिश चाहती थी कि हमें इंडिया को छोड़ना नहीं है। ऐसी हालत में दे डिड नॉट वांट टू लीव इंडिया। और अच्छा भाई, इंडिया को नहीं छोड़ना तुम्हें, लेकिन इंडिया के अंदर हालात तो बहुत खराब हो रहे हैं, हर जगह पर तमाशे चल रहे हैं, हर जगह पर जो है ना वो ब्रिटिश के खिलाफ बातें चल रही है। तो इस वजह से ब्रिटिश ने डिप्लोमेसी इस्तेमाल की और इंडियंस को खुश करने के लिए क्या भेजे, टू प्लीज इंडियंस दे सेंट दीज रिफंड्स। ठीक है, ताकि इंडियंस उनको प्रेशराइज नहीं करें और उनको इंडिया छोड़ के जाना नहीं पड़े। ये आपके पास सेकंड रीजन हो गया व्हाई द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? अच्छा, थर्ड रीजन ये बनाने का मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स ये था कि इससे पहले 1916 के अंदर क्या चीज हुई थी, लखनऊ पैक्ट, जिसके अंदर लखनऊ पैक्ट के अंदर मुझे बताएं हिंदूज और मुसलमानों ने सेपरेट डिमांड्स की थी, जॉइंट, साथ में मिलकर डिमांड्स की थी, दे मेड जॉइंट डिमांड्स। 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट के अंदर जॉइंट डिमांड्स की थी। किसने की थी? हिंदूज और मुसलमानों ने मिलकर जॉइंट डिमांड्स की थी। तो उन जॉइंट डिमांड्स को थोड़ा बहुत तो फुलफिल करना पड़ेगा, तो इस वजह से उनको फुलफिल करने के लिए ब्रिटिश ने क्या भेजे, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स। ठीक है, ये जो जॉइंट डिमांड थी इससे ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर आ गया, इन जॉइंट डिमांड्स की वजह से ब्रिटिश के ऊपर बेटा क्या आ गया, ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर आ गया टू फुलफिल देम। ब्रिटिश के ऊपर क्या आया, प्रेशर आ गया टू फुलफिल देम। और इनको फुलफिल करने के लिए ब्रिटिश ने क्या भेजा, दे सेंट मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स। ठीक है, अब और भी रीजंस हैं, लेकिन हमें 3 रीजंस बहुत होंगे। और रीजन मिसाल के तौर पे ब्रिटिश ये चेक करना चाहती थी कि अब इंडियंस की डिमांड क्या है, अब इंडियंस जो हमारे पुराने रिफॉर्म्स हैं वो कितने सक्सेसफुल हुए हैं। इस वजह से भी, ये सब रीजंस की वजह से भी ब्रिटिश ने मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स भेजे। विद दिस वी विल स्टॉप टुडे। ठीक है, हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ये चीजें जो हैं वो आप लोगों को याद करनी होंगी, मैंने आपको क्वेश्चंस के साथ करवाई है। ठीक है, अगर कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें।